हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आपको नेशनल और इंटरनेशनल खबरें पहुंचा रहा है और कुछ जानकार लोगों से मुलाकातें भी कराने का सिलसिला हम जारी रखे हुए हैं। इस वक्त जो हमारे देश में, भारत में जो लोकसभा चुनाव हुआ है, उसके बाद कुछ तो लोग कह रहे हैं कि सब खुश हैं इससे, अपोजिशन वाले भी और जो सरकार में है या सरकार बनाने की तैयारी कर रहे हैं वो सब खुश हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, एक तबका है जो एक बड़ी तब्दीली की उम्मीद कर रहा था, वो बड़ी तब्दीली नहीं हुई। जो कुछ राहुल गांधी ने वादे किए थे रोजगार के, बेगुनाह नौजवानों को 1 लाख रुपए सालाना, महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना, वो जो इस किस्म की बातें उन्होंने की थी और वादे किए थे, उन्हें वो पूरा करने का मौका नहीं मिला और सरकार फिर किसी ना किसी तरह से कमजोर ही सही, कमजोर बीजेपी के साथ एनडीए की सरकार बन रही है। तो ये मिक्स किस्म का रिएक्शन है। ये ऐसी हालत को राम पुनियानी जी कैसे देख रहे हैं? राम पुनियानी जी मुंबई में रहते हैं और एक लंबे अरसे से समाज सेवा में हैं। उससे पहले एक मेडिकल साइंस से मुताल्लिक एक लंबा कैरियर था आईआईटी मुंबई में, और बहुत सी किताबें लिखी हैं आरएसएस, बीजेपी और मजहब के बुनियाद पर नेशनलिज्म को वो एक तरह से मुस्तरद करते रहे हैं। राम पुनियानी जी जब से जो भारत जोड़ो यात्रा और उसके बाद न्याय यात्रा, उसके बाद काफी उम्मीदें उन्होंने जताई थी, आपको वो वीडियोस याद होंगी। राम पुनियानी जी, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को, आपने समय दिया उसके लिए शुक्रिया। हमारी जो पिछली बात हुई थी वो इलेक्शन के दौरान हुई थी, काफी उम्मीदें थी। अब आपको रिएक्शन के तौर पर आप क्या कहना चाहते हैं, क्या कह सकते हैं? जो कुछ नतीजा निकल के आया है, क्या इसको कोई देश के फायदे की तरफ समझा जा सकता है या वक्ती तौर पर सिर्फ एक छोटी सी खुशी है और उसके बाद फिर वही अंधेरा छाने की उम्मीद है? आपको क्या लगता है? देखिए, ये वैसे कहा जाए तो इंडिया अलायंस पूरी तौर से जीता नहीं है। पर हुआ क्या है कि जो सरकार पिछले 10 सालों से एक आक्रामक तरीके से, तानाशाही तरीके से, मनमानी के तरीके से गरीबों के खिलाफ काम कर रही थी और समाज को बांटने का काम कर रही थी, तो ऐसा लगता है कि जैसे उनको अभी जनादेश मिला है। और उसमें बीजेपी को तो खुद होके मेरे ख्याल से 340 के करीब हैं, 330-40 के बीच में हैं। और इस कारण से जो जिस प्रकार की तानाशाही पिछले 10 साल में हमने देखी, तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो 10 उस प्रकार की तानाशाही और उस प्रकार का एक वातावरण अभी नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। और दूसरी बात आपको बता दूं कि इससे एक होप, आशा का संचार इंडिया अलायंस में हुआ है। पहले खैर इन्होंने एक उम्मीद जताई थी कि हम साथ में आएंगे, साथ में काम करेंगे, पर हमने ये देख लिया कि चुनाव के इतने कठिन वक्त में भी वो जुड़े रहे और उनकी कई चीजों में जो वैचारिक समानता वो सामने आ रही है। और इंडिया अलायंस में मैं ये मानता हूँ कि जो उनको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि ये एक तो इंडिया अलायंस बनने में बहुत देर हो गई, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बना पाए और उस प्रकार का कॉमन मैनिफेस्टो नहीं ले पाए। और कुछ कुछ जो पुराने तत्व हैं, जैसे कुछ पार्टियां हैं, पीएसपी, वंचित बहुजन आघाड़ी, इन लोगों ने कुछ ऐसा काम किया है कि जिसके कारण इनकी सीटें कम हो गई। पर फिर भी मुझे उम्मीद क्या लगती है कि पहली बात तो ये है कि जो बीजेपी के खिलाफ अपोजिशन है, उसमें एकता आने की प्रोसेस, एकता आने का जो रास्ता है वो खुल गया है। अभी तक क्या हो रहा था कि पिछले कितने चुनावों में बीजेपी एक खुद होके करती थी और जो उसकी विचारधारा के विरोध की पार्टियां हैं वो बिखरी हुई थी। तो आप देखिए कि पहले भी कोई बीजेपी कोई इतने बड़े परसेंटेज में नहीं थी, पर उनके विरोध वाले जो लोग थे वो बिखरे हुए थे, एक। दूसरा, अभी जो पूरी विरोधी पार्टियां हैं, और उसके साथ मैं और जोड़ना चाहूंगा सिविल सोसाइटी ग्रुप्स। सिविल सोसाइटी ग्रुप्स अभी तक इलेक्शंस में कोई रोल प्ले नहीं करते थे, पर उन्होंने जब देखा कि ये मोदी की तानाशाही एक देश को गलत दिशा में घुसा रही है, तो सिविल सोसाइटी ग्रुप्स ने गैर चुनावी तरीके से
समाज में जो प्रचार का काम किया है वो बहुत बेहतरीन रहा है। जैसे भारत जोड़ो अभियान, पहले कर्नाटका में एडुलु कर्नाटका था, फिर अभी भारत जोड़ो अभियान के तहत इन्होंने बहुत काम किया है। तो मैं इसमें उम्मीद ये देखता हूँ काजी भाई, कि जो फाशीवाद या मूल तत्ववाद, मजहब के नाम की राजनीति जिस प्रकार से एक मजबूती से मजबूती की ओर जा रही थी और उसके विरोध में लड़ने वाली ताकतें बिखरी हुई थी, तो अभी मुझे दोनों तरफ से एक उम्मीद दिख रही है। एक तो पॉलिटिकल पार्टीज में एकता आने की शुरुआत हो रही है। एकता मतलब कार्यक्रम की एकता, सीटों में लेन देन, हर एक का ईगो तो होता है। उसके बावजूद उन्होंने काफी समझौते किए, किसी ने गिव अप किया, किसी को ज्यादा मिला, और वो मिल के लड़े। एक और दूसरा देखिए, समाज में जो चेतना है, मेरी सबसे बड़ी तकलीफ है, मुझे अभी तक लगता रहा है, मैं एक व्यक्ति के रूप में, कि आरएसएस बीजेपी का मुकाबला केवल चुनावी आधार पे नहीं हो सकता। आपको केवल चुनावी आधार पे नहीं हो सकता। समाज में जो इन्होंने नफरत फैलाई है, समाज में जो इन्होंने एक नकारात्मक निगेटिव सोच भर दिया है, शाखाओं के माध्यम से, स्कूलों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, उस सोच का मुकाबला जब तक हम नहीं करेंगे, उस नफरत को जब तक हम दूर नहीं करेंगे, ये अलग अलग तरीके से देश के लोकतंत्र को तबाह करते रहेंगे। और खास तौर से गरीब लोग, मजदूर लोग, अल्पसंख्यक लोग, इनको एक प्रकार से टारगेट करके हाशिए में डालते रहेंगे। तो मुझे इस बात की, अभी जो खुशी मुझे किस बात की है, इस बात की नहीं है कि इंडिया अलायंस पावर में आ गया, पर इस बात की खुशी है कि ये जो मुख्य समस्या है आरएसएस बीजेपी से लड़ने की, कि केवल ये चुनावी आधार पे नहीं हो सकता, एक। और दूसरा, ये अलग अलग रह के इसको हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते। और तीसरा, जो सोशल ग्रुप्स थे, जिनको सिविल सोसाइटी ग्रुप्स कहा जाता है, मैंने पहली बार देखा है आजमी भाई, कि पूरे देश में सिविल सोसाइटी ग्रुप्स खड़े हो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस को जीतना चाहिए। अब इनमें उनको कोई चुनावी लाभ तो होने वाला नहीं है। कुछ चुनावी लाभ के लिए तो ऐसा नहीं है कि भाई मैं एमपी बन जाऊंगा, एमएलए बन जाऊंगा, पर जितनी प्रतिबद्धता से सिविल ग्रुप्स ने काम किया है, उसके पीछे एक ही बात है, सबने पिछले 10 साल में देख लिया है कि बीजेपी आरएसएस की जो विचारधारा है, वो किस प्रकार से हमारे देश में एक सामाजिक बंटवारा कर रही है, हमारे संविधान को किस प्रकार से कमजोर कर रही है। ये तीसरी बात देखिए, संविधान के बारे में आज विरोधी पक्षों में और सिविल सोसाइटी ग्रुप में एक बहुत बड़ी उम्मीद जगी है कि अगर हमको देश को बचाना है, लोगों को साथ में लाना है, तो संविधान के चारों तरफ की जो मूल्य है उसको लेकर चलना पड़ेगा। और जैसे आपने देखा होगा, चुनाव के चौथे पांचवें चरण में ये कई कांग्रेस के नेता हाथ में संविधान की कॉपी लेके खड़े रहते थे। उसका केवल भावनात्मक अर्थ नहीं था, उसका अर्थ ये था कि संविधान में जो दिया है वो लागू नहीं हो रहा, वो हमको लागू करना है। और दूसरी बात ये थी कि ये मुद्दा बहुत बड़ा है कि जो आर्थिक नीतियां इन्होंने अपनाई, उसका नुकसान भी लोग देख रहे थे। तो इंडिया अलायंस अपने आप में जो जीता है, उसके पीछे जीता है मतलब ना उम्मीदगी से आधी उम्मीद पे आया है। तो पहले तो उम्मीद ही नहीं थी कि भाई जो कांग्रेस पहले 50 सीट के आसपास थी, 99 सीट तक चली जाएगी। ये उसको दूसरे तरीके से मैं देखना चाहता हूँ। और यूपी जैसे राज्य में, जहाँ पूरा इसका डोमिनेशन था बीजेपी का, वहाँ आधे से ज्यादा सीटें साइकिल और पंजे को मिल जाएंगी, पहले इसकी उम्मीद नहीं थी। तो ये सब चीजें जो हुई है, इससे उम्मीद जगी है। और मुझे कई बार लगता है कि उम्मीद के साथ साथ आपका एक कार्यक्रम तय होता है, और ये उम्मीद के साथ साथ एक नया कार्यक्रम बनने की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। और वो प्रक्रिया में, कि मैं चुनाव को केवल एक पहला चरण देखता हूँ, चुनाव में बीजेपी के मेजॉरिटी में न आने को मैं पहला चरण देखता हूँ। इसके बाद की जो प्रक्रिया है, उसमें ये पॉलिटिकल पार्टीज ने एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने का, इंडिया अलायंस वालों ने, और जो सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं, उन्होंने मिलकर ऐसा चेतना जगाने का काम, समाज में एकता लाने का काम, अंतर धार्मिक त्योहार मनाने का काम, माइनॉरिटीज को एक दिलासा देने का काम, ये अगर हमारे ग्रुप्स चले, मुझे वो उम्मीद से मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है कि अब कम से कम इसकी बात की जा सकती है। अभी तक सिविल सोसाइटी ग्रुप्स अपने अपने काम में मशगूल थे कि भाई हम औरतों के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, हम दलितों के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर देश की डेमोक्रेसी के लिए कौन लड़ेगा?
देश की डेमोक्रेसी के लिए, संविधान के लिए तो सबको लड़ना है। तो मुझे अच्छी बात ये लग रही है कि हम इन बातों को खुले तौर से हम बात कर सकेंगे, लोगों से अपील कर सकेंगे कि ये चुनाव का जो परिणाम है थोड़ा उम्मीद देने वाला है, पर यहाँ से हमको इसको केवल पहला स्टेप लेके चलना पड़ेगा कि ये शुरुआत है जिससे हमारा संघर्ष हम और आगे ले जा सकते हैं, ताकि संविधान की रियल में रक्षा हो और देश के लोगों में रियल में, वास्तव में एक एकता का संचार हो। अच्छा, पुनियानी जी, मोदी जी का काम करने का तरीका, जो कार्यशैली है, यानी जो गवर्नेंस का उनका तरीका है, जो हमने पिछले 10 सालों में देखा है, जिसमें उन्होंने कोई कोई कसर नहीं छोड़ी, ना नफरत बढ़ाने में, ना मुल्क को बेचने में, ना यानी कोई आदमी मुस्कुराता हुआ रास्ते में नजर ना आ जाए, उनका इंतजाम उन्होंने बहुत अच्छे से किया था। अब इस वक्त वो फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। आरएसएस की मशीनरी, चाहे वो कितना भी कहते रहे कि आरएसएस हमारे साथ नहीं है, हमारी सपोर्ट में नहीं है, ये मुमकिन नजर नहीं आता कि आरएसएस का कैडर उनको फिर से मजबूती से सपोर्ट ना करे, क्योंकि उनको सपोर्ट अगर नहीं होगी तो वो प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकते। ये भी एक 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 हिडन एक तरह से फैक्ट है। ऐसी सिचुएशन में अपोजिशन या सिविल सोसाइटी, जिसका आपने नाम लिया, वो कैसे मोदी जी को उस तानाशाही से दूर करने में कामयाब हो सकेंगे? कैसे संवैधानिक व्यवस्था को वापस बहाल करने में कामयाब हो सकेंगे? कौन सा वो तरीका हो सकेगा? चूंकि इस सरकार के यानी बनने से पहले पिछली सरकार में, जो अब तक सरकार रही है, उसमें तो हमें भी खामोश करने का इंतजाम किया जा रहा था, कानून बनाया जा रहा था सोशल मीडिया को। क्या वो सब कुछ नहीं करेंगे? क्या मीडिया, गोदी मीडिया नहीं रहेगा? चूंकि गोदी मीडिया अगर रहा, सरकार से कोई सवाल नहीं, सिर्फ प्रशंसा प्रशंसा। तो ऐसी इतनी बड़ी, जो इतने बड़े चैलेंजेस हैं, उसको कैसे, उसका कैसे सामना कर पाएगा ये जो 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 प्रजातंत्र पर यकीन रखता है, जो संविधान पर यकीन रखते हैं वो लोग, ये इतनी बड़ी तब्दीली की तरफ कैसे ले जा सकेंगे? देखिए, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। पहले तो मैं आपसे सहमत हूँ कि आरएसएस बीजेपी को समर्थन करेगा ही। आरएसएस जो है वो फाउंडेशन है और बीजेपी उसके ऊपर बनी हुई बिल्डिंग है, यानी, और वो फाउंडेशन बिल्कुल उससे कमिटेड है। किसी न किसी रूप में, हर रूप में वो बीजेपी को मजबूत करेगा। और आपको एक बात और भी बता दूं, ये बीजेपी के 10 साल के शासनकाल में आरएसएस को भी बहुत मदद मिली है। आरएसएस की जो शाखाएं थी वो पहले से 2-2.5 गुना बढ़ गई हैं इसी 10 साल के दौरान। जो पहले धीरे-धीरे बढ़ती थी, नंबर 1। नंबर 2, जो आपका सवाल है, देखिए, जहाँ तक गोदी गोदी मीडिया का सवाल है, अब गोदी मीडिया को भी जो व्यूअरशिप है, वो कम हो रही है। क्योंकि अभी लोग जब बदले हुए माहौल में गोदी मीडिया की अगर व्यूअरशिप कम होगी, तो उनको मजबूर होकर ये इंडिया अलायंस के मुद्दों को भी सामने लाना पड़ेगा, इंडिया अलायंस को भी महत्व देना पड़ेगा। और कुछ कॉर्पोरेट वर्ल्ड इसमें इस बात को पहचान कर अपने एडिटर्स को उस प्रकार के निर्देश ज़रूर देगा कि आप अपोज़िशन को भी बराबर की जगह, बराबर की नहीं तो कम से कम अच्छी जगह दीजिए। तो गोदी मीडिया का मेरे ख्याल से जो गोदी है, गोदी 50% तक आ जाएगी, ऐसा मैं एक अंदाज़ लगाता हूँ। आपने बात कही कि तीसरा मुझे लगता है कि जो सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं, अभी तक क्या था, एक डर का माहौल था। अब आप देखिए, कई बड़े इंटेलेक्चुअल्स को अर्बन नक्सल करके जेल में डाल दिया। फिर जो दिल्ली में उमर खालिद जैसे हमारे नौजवान कार्यकर्ता हैं, उनको डाल दिया। तो अभी इस प्रकार की चीज़ें आसानी से होंगी ऐसी लगता नहीं है। क्योंकि अभी तक, जैसे आपने कहा, मोदी का एक छत्र राज था। मोदी शाह, एक्चुअली कोई लोग तो इसको बीजेपी नहीं कहते हैं, वो कहते हैं मोदी शाह पार्टी। तो मोदी शाह पार्टी में ये सब था, मुसलमानों के खिलाफ जितना गुस्सा करना है, जितना अत्याचार करना है कर लो, और ऊपर से एक मलहम लगा दो, हाँ भाई हम तो आपके साथ हैं, आपके बगैर हमारा हिंदुत्व पूरा नहीं होता। ये कहने की बात, हाथी के दांत कहने के और दिखाने दिखाने के और करने के और। तो ये चीज़ें जो उन्होंने की हैं, इसमें कमी आएगी। और तीसरा आपको मैं बताता हूँ कि जो बाकी राजनीतिक पार्टियां हैं, अब जैसे किसान आंदोलन हुआ,
वो किसी पार्टी का नहीं था। शाहीन बाग आंदोलन आंदोलन हुआ, किसी पार्टी का नहीं हुआ। अभी मेरे ख्याल से राजनीतिक पार्टियां साइड लेंगी और अन्याय के खिलाफ जो आंदोलन होंगे उसमें इस प्रकार के आंदोलन, जो किसान आंदोलन हो, शाहीन बाग आंदोलन हो, और जो इन्होंने जो नीतियां लगाई थी, नोटबंदी की, या फिर वो कोरोना के समय लॉकडाउन की। क्योंकि अभी तक तो मोदी जी एक अकेले व्यक्ति थे जो निर्णय लेते थे, एक अकेले अकेले वन मैन कैबिनेट थी, बाकी तो उनके सुनने वाले थे। अभी उस प्रकार से वो काम कर पाएंगे ऐसा मुझे लगता नहीं है, क्योंकि जो अलायंस पार्टनर्स हैं उनको तो किसी का डर है नहीं। वो तो अपनी इतना अत्याचार, इतने मोदी के ऊपर पूरी पूरी उनकी बातों को सुनना, ऐसा कोई उनकी मजबूरी नहीं है। तो मोदी जी बहुत एक सीमा के बाहर जाने लग गए, तो उन पे नियंत्रण की संभावना लगती है मुझे। अगर हमारी जो एनडीए के अलाइज हैं वो थोड़े बहुत भी जागरूक रहे तो वो मोदी के ऊपर एक कंट्रोल करने का काम कर सकते हैं। अच्छा, एक एक तबका है जो कुछ जानकार लोग हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उन्होंने शुरू-शुरू में ये कहना शुरू किया कि अगर जल्दी से इंडिया अलायंस सरकार बनाने का दावा पेश कर दे, तो दूसरी तरफ से कुछ पार्टियां टूट करके इधर आ सकती हैं, बहुत मुमकिन है। एक नज़र रखी गई कि शायद नीतीश कुमार इधर आ जाएंगे या चंद्रबाबू नायडू आ जाएंगे, किसी एक के आने पर भी इधर की सरकार बन सकती थी। तो क्या नीतीश बाबू जो इलेक्शन के दौरान, इसी इलेक्शन के दौरान किसी तरह से वो बीजेपी से दूरी भी जाहिर करने की कोशिश कर रहे थे, और ऐसा लग रहा था, कई पत्रकार ये बात कह रहे थे कि हो सकता है वो फिर पलटी मार जाएं। तो अब ये जो सरकार में शामिल होंगे, जाहिर है एक कमेंट ये भी आया है कि अब तक तो बिहार में वो प्रॉब्लम थे, अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी प्रॉब्लम बन के खड़े रहेंगे। आपको क्या लगता है, नीतीश जी को जितना आप जानते हैं, क्या क्या उम्मीद है? देखिए, ये लगा था कि नीतीश और नायडू, इन दोनों को इस सरकार ने भी काफी परेशान किया था। नायडू को भी जेल में डाला था, और नीतीश ने ही वो जातिगत जनगणना की थी जिसका ये बहुत विरोध करते हैं, और नीतीश इस बात को जानते हैं। तो खैर ऐसा संभावना थी, पर इंडिया अलायंस की संख्या थोड़ी कम पड़ गई। अगर वो 15, 20, 25 से और ज्यादा होते तो ये आप जो कह रहे हैं, मेरे ख्याल से, मेरा ऐसा कैलकुलेशन है, आप जो कह रहे हैं तो उसकी उम्मीद ज्यादा कर सकते थे। क्योंकि चंद्रबाबू नायडू को भी अपना करियर देखना है और नीतीश को भी अपना करियर देखना है। तो वो अगर इधर आते और इधर की सरकार नहीं बनती तो वो फिर धोबी के कुत्ते जैसा उनका हाल हो जाता, ना घर का ना घाट का। तो इसीलिए शायद थोड़ी देर देखेंगे, अगर बहुत उनको उधर तकलीफ हुई तो फिर वो अपना निर्णय या तो बीजेपी को कंट्रोल करने में लगाएंगे, या फिर छोड़ के, गठबंधन छोड़ के अलग हो जाएंगे। तब फिर इंडिया गवर्नमेंट की सरकार के बारे में सोच सकते हैं, अगर बीजेपी ने कोई बहुत गलत ये फैसला लिया तो। यानी आपको आपको ये एक हल्का सा शक है कि ये सरकार पूरे 5 साल पूरा कर सके, उस पे आपको शक है, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी, देखिए अभी क्या था, अभी जो इनके निर्णय थे, नोटबंदी हो या कोविड का हो, ये हुआ, इनके जो निर्णय थे फार्म लॉज में, तो वैसे निर्णय अभी वो अगर करने गए तो उनके लिए, अगर वो बहुत उसमें, क्योंकि इनको कारपोरेट का बहुत पैसा चाहिए बीजेपी को, वैसे निर्णय पे अगर उनकी मजबूरी रही और वो वैसे निर्णय उन्होंने थोपने की कोशिश की, तो हो सकता है कि फिर सरकार में अस्थिरता आ जाए और कई सरकार के जो एनडीए के जो पार्टनर्स हैं वो उससे छिटक के दूर चले जाएं। तो उस समय फिर वो उस प्रकार का संकट आ सकता है। अच्छा, अभी अभी जो मीटिंगें हुई, दोनों तरफ की मीटिंगें हुई, खास तौर पर जो इंडिया अलायंस की मीटिंग हुई, उसकी कुछ वीडियोस वगैरह भी सामने आई थी, उसके अलावा कुछ डिटेल्स भी सामने आई हैं। आपको आपको क्या लगता है, इन सारे नेताओं की जो बॉडी लैंग्वेज जिसे कहा जा सकता है, या जो खबरें छन छन के आ रही हैं, अब आपको इनमें कितना इत्तेहाद लग रहा है? कितने कितने ये लोग एक साथ हैं, वक्ती हैं, या फिर कहीं कोई ईडी वीडी भेज भाज करके मोदी जी उन्हें इधर से उधर खींच के ले आएंगे, ऐसा क्या लगता है आपको? देखिए, अभी ईडी वगैरह को खींच के ले आना अभी आसान नहीं रहेगा, ऐसा मेरा समझ है।
और दूसरा, इंडिया अलायंस के पार्टनर्स में मुझे एक सकारात्मक बॉडी लैंग्वेज दिखी, एक खुशी का माहौल दिखा। भले ही वो मेजोरिटी में नहीं आए, सरकार नहीं बना रहे, पर उनके चेहरे पे एक रौनक थी। और आप एनडीए को देखो, तो वो तो सरकार बना रहे हैं, संख्या में भी ज्यादा आए हैं, पर उनके चेहरे बुझे बुझे थे, और उनकी बॉडी लैंग्वेज में भी एक प्रकार का अभी सहमापन था। ये मैं इसमें सहमापन और इनके इसमें एक प्रफुल्लता इंडिया वालों में देख रहा था। मतलब उनको भी ये दिख गया कि उनको हो सकता है कि हालात बहुत खराब होते तो नतीजे और भी खराब होते, तो इनको एक समझ गया कि अगर हम इस रास्ते पर जाएंगे तो हमारी संख्या पहले से बढ़ती जाएगी। ये बात तो क्लियर हो गई, अखिलेश को भी क्लियर हो गया, ममता भी क्लियर हो गई, कांग्रेस को भी क्लियर हो गया, यही रास्ता है जिससे हमारी ये बढ़ेगी। तो उसमें उनका वो बॉडी लैंग्वेज में वो एक सकारात्मकता, पॉजिटिव चीज दिखाई देती है। जबकि एनडीए में बाकी पार्टनर्स को एक प्रकार से सहमापन तो है, उन्होंने 10 साल तक मोदी की तानाशाही देखी है, और मोदी की तो वही है। कल एक मजेदार बात हुई, उनका ग्रुप फोटो भी आप देखें तो उनके चेहरे पे इतनी स्माइल मुझे नहीं दिखी जितना इंडिया इंडिया अलायंस केस में दिखी। तो ये देखते हैं आगे क्या होता है, इससे ज्यादा तो कहा नहीं जा सकता। अच्छा, अब इस नई सरकार में क्या आपको लगता है मुसलमानों, ईसाइयों, दलितों उनको कुछ सुकून मिल सकेगा? वो जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं जिनकी मदद से ये वोट लेते हैं बीजेपी वाले, क्या वो उनको मोदी जी कंट्रोल करके खामोश बिठा पाएंगे कि अब तुम्हारे काम की किसी की जरूरत नहीं है? वो वाला तबका क्या करेगा? वो तो बिल्कुल, अगर अगर उन्होंने खामोश किया तो वो तो बेकार होकर के बैठ जाएगा। क्या आपको क्या लगता है, उन्हें क्या काम दिया जाएगा? इसमें दो चीजें हैं। अगर ये कोalition की एनडीए की सरकार बनती है और कोalition पार्टनर्स थोड़ा जागरूक रहते हैं, तो इस प्रकार की जो घटनाएं हुई, बीफ के कारण लिंचिंग की घटनाएं हुई, लव जिहाद के कारण हुआ, फिर दिल्ली का वायलेंस हुआ, तो इस प्रकार की घटनाएं मेरे ख्याल से इन पे थोड़ी लगाम लगी रहेगी, लगाम लगी रहेगी। पर दूसरी बात एक और भी है, बताऊं कि जो नफरत आरएसएस के पूरे परिवार ने फैलाई हुई है, उसके कारण फिर भी छुटपुट घटनाएं अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो सकती है, उसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि जब ये सत्ता में नहीं थे तब भी ये इस प्रकार की वायलेंस कर लेते थे। अभी सत्ता में है तो उनको जिम्मेदारी है कि हमको अपना रेपुटेशन रखना है, और अंदर से कंट्रोल भी है। तो इनके जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं वो क्या करेंगे पता नहीं। इनके पास तो वो भी सुविधाएं हैं, अंबानी अडानी की कंपनियों में लगा देंगे शायद। जी, 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 जी। तो आपको देखिए, ये बहुत ही दिलचस्प मौका है, शायद ऐसा बहुत कम मौका होता है। जैसा मैंने शुरू में भी कहा था कि या जो हुकूमत बना रहे हैं वो भी खुश हैं और जो अपोजिशन में बैठ रहे हैं वो भी खुश हैं। लेकिन जो बात आपने कही है वो बहुत ही पते की है कि जो जीतने वाले हैं वो सकते में हैं और जो हारने वाले हैं वो खुश हैं। ये डेमोक्रेसी का ये अपना एक अलग ही जिसे कहा जा सकता है कि अलग ही एक इसमें माहौल है, मिजाज है। आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि अगले इलेक्शन में हालात और बेहतर होंगे? अगले इलेक्शन में मुझे लगता है हालात बहुत बेहतर होंगे, बशर्ते जो मैंने 3-4 चीजें कही। एक तो अपोजिशन पार्टी बिल्कुल यूनाइटेड होकर सामने आए और अपने एजेंडा को, कॉमन प्रोग्राम को विकसित करें, विचारधारा को विकसित करें अच्छे तरीके से। दूसरा, फिर जो जनता के सवाल हैं ये हल तो नहीं कर पाएंगे, पर उसके लिए आंदोलन करते रहें कि जो गरीब लोगों को पैसा नहीं मिल रहा तो सरकार ने इतना देना चाहिए, राशन केवल राशन देने से काम नहीं चलेगा, 30 लाख नौकरियां खाली पड़ी हैं, उसके लिए आंदोलन होना चाहिए। अगर इंडिया अलायंस इन चीजों के लिए आंदोलन कर सके जो उसने प्रॉमिस किए थे, वो तो प्रॉमिस तो वो दे नहीं सकता, पर उसके लिए आंदोलन कर सकता है। तो उस चीज को आंदोलन करेगा तो लोग उसके साथ जुड़ेंगे, और आने वाले चुनाव में उसका परिणाम निश्चित रूप से दिखेगा। और उसके साथ साथ मुझे तो सिविल सोसाइटी ग्रुप्स में भी बहुत इंटरेस्ट है, वो भी शायद अभी पहले से ज्यादा आंदोलन करके, समाज में प्रचार का काम करके अगले चुनाव के लिए इनको ज्यादा मजबूत करेंगे। जी, जी। बहुत-बहुत शुक्रिया राम पुनियानी जी, जो मैं समझा विपक्षी एकता की बात पर जो आपने ज़ोर दिया आखिर में, वो ये कि बीच-बीच में बहुत से असेंबली इलेक्शंस होते रहते हैं।
वो जी, वो बेहतरीन वक्त होगा इनको अपोजिशन पार्टियों को इकट्ठा होकर के लड़ने के लिए बीजेपी के खिलाफ। तो वो एक-एक करके अगर राज्यों में बीजेपी को हराते जाएं और फिर 5 साल बाद लोकसभा इलेक्शन लड़े मिलकर के, तो हालात यकीनी तौर पर बदल सकते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया राम पुनियानी जी, आपने हमें समय दिया। अपने दर्शकों को मैं बता दूं कि राम पुनियानी जी बहुत ही शरीफ, सादा इंसान, बहुत बड़े जानकार, और वो हमारी रिक्वेस्ट पर हमें वक्त दे देते हैं बहुत ही आसानी से। हम उनके शुक्रगुजार हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।